हेलो मिथवॉकर्स, वेलकम बैक टू मैन एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस मूवी है। और इस मूवी की खास बात ये है कि ये एक टोटली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2024 में आई मूवी ब्रह्मयुगम के बारे में, जो कि एक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है। और अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी की कहानी सस्पेंस से भरी पड़ी है। इवन मूवी का हर एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं तो मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी के शुरुआत में हम साउथ मालाबार के जंगलों को देखते हैं। ये समय था 17th सेंचुरी का। दो दोस्त थेवा और कोरा जंगल में लकड़ी घिस के आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो एकदम से शांत होकर महसूस करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और किसकी है। फिर वो अपने साथी को कहता है कि यहाँ कुछ तो है, तुम आग को बुझने मत देना, हम कल सुबह नदी पार करेंगे। फिर जब आधी रात को थेवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आग बुझ चुकी थी। वो देखता है कि उसका साथी कोरा भी वहां पर नहीं था। वो उसको आवाज लगाता है, लेकिन कोरा कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उसको आवाज लगाते हुए जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल की खामोशी और हल्की हल्की आ रही जानवरों की आवाज से थेवा काफी डरा हुआ था। तभी उसको उसका साथी कोरा मिलता है, जो कि एक पेड़ की तरफ बस देख रहा था। कोरा सुन्न हो चुका था। फिर थेवा भी उस पेड़ की तरफ देखता है और अचानक पेड़ के पीछे से एक यक्षिणी बाहर आती है। दरअसल कोरा उसी को देखकर मोहित हो चुका था। फिर यक्षिणी कोरा के करीब आती है। थेवा कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी थेवा को गुस्से से देखने लगती है। फिर थेवा डर के मारे वहां से भाग जाता है। यक्षिणी कोरा को मोहित करके अपने साथ ले जाती है और उसका खून पी जाती है। दूसरी तरफ थेवा चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी उस वक्त अपने फुल उफान पर थी। फिर थेवा किसी तरह से नदी को पार कर लेता है और जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उस वक्त उसको पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। फिर जंगल में उसको एक दरवाजा मिलता है। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर उसको एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है, जो कि एकदम वीरान थी। थेवा कई दिनों से भूखा था, तभी उसको वहां पर कुछ नारियल पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो बिना सोचे समझे उनमें से एक नारियल को उठा के उसको खाने लगता है। तभी उसको वहाँ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसका नाम रामू होता है। वो पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? थेवा कहता है, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस भटकते हुए यहाँ गलती से आ गया हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है, कौन है? फिर दोनों उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। रामू कहता है, कोई यात्री है मालिक। फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जो इस सारी जगह का मालिक था। वो कहता है, बहुत समय बाद यहाँ कोई यात्री आया है, तुम्हारा स्वागत है। फिर रामू मालिक को पान बना कर देता है। मालिक थेवा से पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? थेवा कहता है, मैं एक गायक हूँ जो सुबह सुबह महाराज को जगाने के लिए गाना गाता था, लेकिन राज्य में हमला हो जाने के कारण मैं अपनी जान बचाकर नदी पार करके यहाँ आया हूँ। सोचा यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा। फिर मालिक उसको गीत गाने के लिए कहते हैं। थेवा मालिक को गीत गाकर सुनाता है। गीत सुनकर मालिक कहते हैं, अति उत्तम, तुम्हारा गीत हमें बहुत पसंद आया। रात को भोजन के लिए रुक जाना, तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए भी रुक सकते हो। थेवा कहता है, मुझे जाना होगा। मालिक कहते हैं कि मदद ठुकराना बेअदबी है। रामू कहता है, इनसे बहस मत करो। थेवन कहता है, मैं नीच हूँ मालिक, अगर अंदर गया तो आपको अजीब लगेगा। मालिक जवाब देते हैं, मुझे जात पात कुछ नहीं लगती। फिर वो रामू से कहते हैं, इसको अनाज भंडार के पास वाला कमरा दे दो। रामू थेवा को हवेली के अंदर ले जाता है और समझाता है, यहाँ बेकार में दूसरे कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। हवेली में बहुत सारे कमरे और सीढ़ियाँ हैं, बस अपने कमरे में ही रहना। शाम के बाद यहाँ सिर्फ एक बार खाना मिलता है और घर के दक्षिणी हिस्से में किसी का जाना अलाउड नहीं है। तभी उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी आदमी को जंजीरों से बांध कर रखा हो। थेवन पूछता है, ऊपर क्या है? रामू कहता है, इस हवेली के कई सारे कमरे सदियों से बंद हैं, हमें भी नहीं पता वहां पर क्या है, इसलिए बेकार की आवाजों पे ध्यान मत दो। फिर रामू उसे उसका कमरा दिखाता है और बोलता है, यहाँ पहले एक विद्वान रहा करता था, पर वो गलती से दक्षिण वाले हिस्से में चला गया और आज तक वापस नहीं आया।
अपना ध्यान रखना। रात को थेवन मालिक के लिए गाना गाता है, फिर रामू उसके लिए खाना लेकर आता है और मालिक उसे खाने की इजाजत दे देते हैं। थेवन बहुत भूखा था और वो खुश होकर खाना खाने लगता है। मालिक कहते हैं, जब तक तृप्ति ना हो खुल के खाओ, भंडार भरे हुए हैं। थेवन खुश होकर बोलता है, आज तो ऊपर वाले की कृपा से पेट भरकर खाना मिल गया। ये सुनकर मालिक को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, रहने की जगह मैंने दी, खाना मैंने दिया और शुक्रिया ऊपर वाले का अदा कर रहे हो। थेवन कहता है, अगर मेरे शब्दों से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मालिक का मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था। इसके बाद रात में रामू खाना लेकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है जहां से जंजीरों की आवाज आ रही थी। फिर रात को थेवन जंगल में पेशाब करने के लिए जाता है और वहां पर उसे बहुत सारी कब्रें दिखाई देती हैं। ये देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो उल्टे पैर ही हवेली में वापस आ जाता है। फिर जब थेवन रात को पानी पी रहा होता है तो उसे वापस से वही आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई जंजीरों से बंधा इंसान चल रहा हो। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है और देखने जाता है कि आवाज कहां से आ रही है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलते वक्त उसका लालटेन नीचे गिर जाता है। अंधेरे में वो ऊपर चढ़ जाता है और डरते डरते आगे बढ़ता है। तभी उसे चूहे की तेज आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुन के जो भी वहां पर जंजीरों से बंधा हुआ था वो अपनी जंजीरें खींचने लगता है। ये देखकर थेवन और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसे पांसों की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये खेल वो पहले भी कई बार खेल चुका था। फिर मालिक उसे अपने साथ चौपड़ खेलने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर रामू भी वहां पर आ जाता है। मालिक कहते हैं, खेल प्रारंभ करने से पहले दाव पर कुछ लगाना पड़ेगा। थेवन कहता है, मेरे पास तो एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं है। मालिक कहते हैं, तुम्हारे पास एक और चीज है जो सदा से तुम्हारे साथ है, वो है तुम्हारा समय, और इस ब्रह्मांड में सबसे बहुमूल्य समय है। थेवन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। मालिक कहते हैं, युद्ध के बाद तुम्हें दासियों के साथ बेच दिया गया, फिर तुम वहां से भागकर नदी पार करके मेरे साथ यहाँ बैठकर चौपड़ खेल रहे हो। यही बलवान समय की नीति है। थेवन कहता है, आप तो सब कुछ जानते हो मालिक। मालिक कहते हैं, यदि तुम जीत जाते हो तो यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी इच्छा तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। थेवन कहता है, क्षमा कीजिए मालिक, मुझे जाना होगा। फिर मालिक उससे पासे मांगते हैं। जब थेवन पासे देने लगता है तो मालिक अपना हाथ हटा लेते हैं और वो पासे चौपड़ पर गिर जाते हैं। मालिक कहते हैं, अब तो खेल खेलना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने पासे चल दिए हैं। थेवन को जबरदस्ती ये खेल खिलाया जा रहा था। जब वे खेल खेल रहे होते हैं तो रामू भोजन की तैयारी कर रहा था। खेल में थेवन जीत रहा था। पासे खेल में अपना नंगा नाच दिखा रहे थे। अब खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है। मालिक को जीतने के लिए 12 अंक चाहिए थे। फिर वो पासे फेंकते हैं और 7 अंक आ जाते हैं। थेवन खुश हो जाता है, लेकिन तभी पासे अपने आप पलट जाते हैं और अंक 12 बन जाते हैं। फिर ये देखकर मालिक खूब हंसते हैं। थेवन को ठगा सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वहां से वो सीधा रसोई में जाता है। तभी रामू कहता है, अब तुम्हें आजीवन यहाँ पर रहना पड़ेगा। थेवन कहता है, जैसा मालिक का आदेश। रामू कहता है, दुष्ट है वो, जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं, 1 नंबर का कपटी है। थेवन कहता है, आप ऐसा ना बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो आपको कठिनाई होगी। फिर रात को भोजन करते समय मालिक राक्षसों जैसा खा रहा होता है। फिर वो थेवन से कहते हैं, तुम भी खा लो, अगर दुर्बल हो गए तो तुम्हारी माँ को दुख होगा। थेवन कहता है, मालिक मैंने कभी अपनी माँ का जिक्र तो किया ही नहीं। मालिक कहते हैं, किया था, तुम्हें याद नहीं है। फिर वो पूछते हैं, क्या रसोइये ने तुम्हें हमारे बारे में कुछ बोला है? थेवन कहता है, नहीं मालिक, कुछ नहीं बोला। मालिक कहते हैं, तुमसे पहले यहाँ पर एक अतिथि आया था, इस रसोइये ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया, फिर मुझे बेचारे को अपने हाथों से मारना पड़ा। अब वो घर के दक्षिण दिशा वाले हिस्से में भूमि के अंदर शांति से सोया है। इतने में वहाँ पर रामू आ जाता है। मालिक उससे और भोजन मांगते हैं। रामू कहता है, 4 बार खिला चुका हूँ और नहीं है। थेवन उस समय दोनों के चेहरे देख रहा था। मालिक रामू को कहते हैं, मृत्यु का भय नहीं है तुझे? रामू कहता है, नहीं है। मालिक कहते हैं, दृष्टि नीचे रख कुत्ते। फिर मालिक को गुस्सा आ जाता है और अचानक घर थर थर कांपने लगता है। रामू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो अभी भी मालिक को घूर रहा था।
फिर मालिक अपना हाथ उठाते हैं और रामू की गर्दन मालिक के हाथ में आ जाती है। ये दृश्य देखकर थेवन की फट जाती है। थेवन कहता है, इसे क्षमा कर दो मालिक। मालिक कहते हैं, बीच में मत बोल नीच। फिर वो रामू को छोड़ देते हैं और थेवन से कहते हैं, गाना प्रारंभ करो। इसके बाद अगले सीन में थेवन रामू से पूछता है कि मालिक का असली चेहरा क्या है और वो कौन है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। रामू कहता है, ये वही है जिसे आज से बहुत साल पहले अथर्ववेदाचार्य चोडुमल पोट्टी ने घोर तपस्या करके देवी बाराही का आवाहन किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसको एक जादुई पेटी दी थी। उस पेटी में अमानवीय शक्तियों वाला एक राक्षस था। देवी ने कहा, ये राक्षस तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। लेकिन चोडुमल पोट्टी ने उसे अपने काबू में कर उस पर बहुत अत्याचार किए। उसे बेड़ियों में बांध कर रखा। अत्याचार से दुखी होकर एक दिन राक्षस ने पोट्टी से कहा, मेरे मुंह में देखोगे तो तुम्हें नर्क दिखाई देगा। जब पोट्टी ने उसके मुख में देखा तो उस राक्षस ने उसकी आत्मा खींचकर उसको मार डाला। फिर उस राक्षस ने उसकी इस हवेली पर अधिकार कर लिया और उसके परिवार को भी मार डाला। उस राक्षस को मारने के लिए यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक आए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर अंत में इस परिवार का अंतिम वंशज कोडम पोट्टी आया। थेवन कहता है, क्या वो कोडम पोट्टी है? मैंने जंजीर से बंधे किसी इंसान को देखा था। रामू कहता है, अगर तुम इसी तरह रात में घूमते रहे तो मुझे तुम्हारे लिए भी खड्डा खोदना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोडम पोट्टी अपने शरीर पर अस्थियों की राख लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है। उसको वहाँ पर आते हुए थेवन भी देख लेता है। फिर यक्षिणी कोडम पोट्टी के पास जाती है। थेवन उसके पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन तभी यक्षिणी थेवन को देख लेती है। थेवन की आत्मा कांप जाती है और वो वहाँ से तेजी से जाकर अपने कक्ष में दरवाजा बंद करके लेट जाता है। फिर सुबह वो रामू के पास जाता है और कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, ये स्थान श्रापित है। रामू कहता है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम जाओ। थेवन कहता है, तुम मरो यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो अपने कक्ष में जाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगता है और जैसे ही जाने लगता है उसे कोडम पोट्टी की आवाज आने लगती है। फिर डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता है वो अपने सामने कोडम पोट्टी को पाता है। पोट्टी उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? थेवन कहता है, अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। कोडम पोट्टी कहता है, इतनी बारिश में कैसे जाओगे? तभी देखते ही देखते अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। फिर कोडम पोट्टी कहता है, ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है, हो सकता है महीनों तक चलती रहे। तुमसे पहले यहाँ जो अतिथि आया था तो बारिश 3 वर्षों तक चलती रही थी। थेवा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाकर रहूंगा। कोडम पोट्टी कहता है, मैं समझता था तुम बुद्धिमान हो। फिर जब रात को थेवा आराम कर रहा था तो उसके पास रामू आता है। वो उसे मदिरा पिलाने के लिए ले जाता है। मदिरा पीकर थेवा अपनी कहानी सुनाने लगता है। फिर थेवा रामू को भी मदिरा पीने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर जब रात को थेवा सो रहा होता है तभी उसे बेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो उठ जाता है। फिर वो दरवाजे के पास देखता है, वहाँ उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो उसे खाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो रामू के पास रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो तो एक कब्र खोद रहा था। थेवा पूछता है, किसके लिए खड्डा खोद रहे हो? लेकिन रामू कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए उसे देखकर थेवा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे अब यहाँ पर रहना ही नहीं था। अब की बार वो अपना बोरिया बिस्तर लिए बिना ही वहाँ से सीधा भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हवेली की बाउंड्री से बाहर निकलता है उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। ये दर्द उसके लिए असहनीय था। फिर वो हिम्मत करके वापस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगता है उसे दरवाजे पर कोडम पोट्टी मिल जाता है और वो कहता है, बिना आज्ञा लिए जाना धृष्टता है। अगर हमसे आज्ञा लेकर जाते तो रक्त की उल्टियां नहीं होती। थेवा कहता है, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। कोडम पोट्टी कहता है, आज्ञा आदर पूर्वक मांगो। थेवा पांव पकड़कर कहता है, कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दें प्रभु। कोडम पोट्टी कहता है, यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद जब थेवा बेहोश था तो रामू उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। थेवा कहता है, मैं यहाँ से निकल नहीं पाया। रामू कहता है, तुम तो क्या, यहाँ पर कोई भी एक बार आने के बाद निकल नहीं पाता। फिर रामू पूछता है,
क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कितने दिन पहले आए थे? थेवा कहता है, कुछ दिन पहले। रामू कहता है, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले? ये सब छोड़ो, अपनी माँ का नाम ही बता दो। लेकिन थेवा को नाम भी याद नहीं आ रहे थे। फिर रामू कहता है, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो उसे ऊपर ले जाता है। उस समय कोडम पोट्टी अपने लिए पान बना रहा था। तभी रामू थेवा को एक डेड बॉडी के पास ले जाता है। रामू कहता है, ये भी तुम्हारी तरह अपना नाम तक भूल गया था। ये भी तुम्हारी तरह इस चार दीवारी में ऐसा फंसा कि पागल हो गया। इसको बांध कर रखना पड़ता था। इसी की बेड़ियों की आवाज तुम्हें रात में सुनाई देती थी। फिर थेवा उसका चेहरा देखता है और चेहरा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो कोडम पोट्टी था। थेवा पूछता है, तो नीचे कौन है? रामू कहता है, वो राक्षस है, वो भी कोडम पोट्टी के वेश में। उसके पास दिल नहीं है, वो चलती फिरती मृत्यु है। वो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को वश में कर लेता है। इसने चारों तरफ ऐसा घेरा बना रखा है जिसमें ये खुद भी बंद है। हमारी ही तरह वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर जो रामू ने खड्डा खोद रखा था उसके अंदर वो कोडम पोट्टी को दफन कर देता है। फिर स्नान करते समय रामू बताता है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ के एक बंद कक्ष में एक अखंड ज्योति जल रही है, उसे को बुझाना पड़ेगा। वो बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक दरवाजा है और हमें उसी दरवाजे से होकर वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ एक मजबूत दरवाजा है और अगर तुम उसकी कुंजी के छेद से देखोगे तो वहाँ पर अखंड ज्योति दिखाई देगी। वो राक्षस उस दरवाजे के ऊपर वाले कमरे में रहकर हमेशा उसकी रक्षा करता है। थेवा पूछता है, उस ताले की कुंजी कहाँ है? रामू कहता है, मुझे नहीं पता। थेवा कहता है कि वो कुंजी राक्षस के पास ही होगी। कुंजी के बारे में जानने का बस एक ही तरीका है। फिर वो आकर चौपड़ खेलने लगता है। पांसों की आवाज सुनकर वो राक्षस वहां आ जाता है। फिर थेवा उसे चौपड़ खेलने के लिए कहता है। राक्षस कहता है, तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। थेवा कहता है, मेरे पास एक कुंजी है। फिर वो राक्षस अपनी धोती में छुपी कुंजी संभालने लगता है। उसके ऐसा करने से थेवा को पता चल जाता है कि कुंजी कहाँ है। फिर वो राक्षस पूछता है, कौन सी कुंजी की बात कर रहे हो? थेवा कहता है, मेरी स्वतंत्रता की कुंजी की बात कर रहा हूँ। फिर वो राक्षस हंसने लगता है और कहता है, एक ही चीज के लिए दो बार नहीं खेल सकते। फिर संध्या के समय थेवा और रामू उस कुंजी को पाने के बारे में विचार करते हैं। थेवा कहता है, आज की रात का भोजन मांस और मदिरा से युक्त होना चाहिए। वो कुंजी कैसे हासिल करनी है मैं देख लूंगा। रामू कहता है, अगर पकड़े गए तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। फिर रामू रात के भोजन के लिए तैयारी करता है। रात के खाने में वो चूहे बनाता है, लेकिन तभी रसोई में वो राक्षस आ जाता है। उसे देखकर रामू डर जाता है। वो राक्षस कहता है, किससे पूछकर तुमने उसे मेरी मदिरा पिलाई? उसके कारण मेरी दिनचर्या में बाधा आ रही है। बिना समय गंवाए उसके लिए गड्ढा खोद लो। फिर रात को थेवा गीत गाकर राक्षस को सुलाने की कोशिश करता है। फिर वो राक्षस से कहता है, मैं भली भांति जानता हूँ आप मुझे पीड़ा देकर मेरी पीड़ा का आनंद लेना चाहते हैं। मुझे आपका वास्तविक रूप देखना है। फिर वो राक्षस कहता है, समय आने पर खुद देख लोगे। फिर वो थेवा को मदिरा लाने के लिए भेजता है। जब थेवा मदिरा लेने जाता है तो वो भूल जाता है कि मदिरा कहाँ पड़ी है। उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी बाहर बारिश बंद हो जाती है। थेवा को इस बात का पता चल जाता है। तभी उसकी नजर अपने पास पड़े एक चाकू पर पड़ती है। फिर वो उस चाकू को अपने पास छुपाकर उस राक्षस के पास जाता है। उस समय वो राक्षस सोया हुआ था। फिर थेवा उसकी धोती में कुंजी चेक करने लगता है, लेकिन कुंजी चेक करने के दौरान वो राक्षस उड़ जाता है। थेवा डरकर पीछे हो जाता है। फिर वो राक्षस खड़ा हो जाता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम्हारे लेखे जोखे की घड़ी आ गई है। फिर थेवा अपना चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो थेवा का गला पकड़ लेता है और अपने मुख से उसकी आत्मा खींचने लगता है। लेकिन तभी उसे नीचे वाले कमरे से आवाज आती है। फिर वो थेवा को छोड़कर अपनी कुंजी चेक करता है। फिर उसे याद आता है कि जब उसने रामू को पकड़ा था तो रामू ने चुपके से उसकी कुंजी निकाल ली होगी। इतने में रामू अखंड ज्योति के पास पहुंच जाता है और उसे बुझा देता है। उस ज्योति के बुझते ही उस हवेली के सभी दीप बुझ जाते हैं। फिर थेवा अंधेरे में चलता चलता एक कमरे में पहुंच जाता है। उस कमरे में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी। तभी वहाँ रामू भी आ जाता है। वो कहता है कि ये देवी बाराही की दी हुई पेटी है जो उसने चोडूमल पोट्टी को दी थी। और तभी थेवा रामू का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे साथ छल किया है। रामू कहता है, वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। तभी उन दोनों को एक अजीब सी आवाज आती है। फिर रामू कहता है कि अभी वो राक्षस निर्बल है और हमें बहला फुसला कर उसे उस पेटी में बंद करना होगा। फिर वे मसाज जलाते हैं और उस राक्षस को ढूंढने लगते हैं।
रामू कहता है वो कुछ भी कहे तुम उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि अब वो सिर्फ मिथ्या ही बोलेगा। वो तुम्हारी मानसिकता पर भी आक्रमण कर सकता है। जीवित रहना है तो उसकी बातों में मत आना। फिर वो दोनों अखंड ज्योति वाले कमरे में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। रामू कहता है छिपना बंद कर और बाहर आ। आज मैं तुम्हें समाप्त करके अपना प्रतिशोध लूंगा। मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो कोडम पोट्टी का है। राक्षस कहता है असंभव, मैंने उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया था। रामू कहता है कोडम पोट्टी का अपनी दासी के साथ भी एक पुत्र था। इस हवेली को मैं तुमसे छुटकारा दिलाकर ही रहूंगा। फिर राक्षस रामू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो वहां से हट जाता है। फिर थेवा उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है और वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है। फिर रामू उसका ध्यान भटकाता है और थेवा उसके पेट में भी चाकू मार देता है। फिर वो राक्षस थेवा को दूर फेंक कर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब थेवा को होश आता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वो पास में पड़ी हुई मसाल उठा लेता है। तभी उसे उस राक्षस के हंसने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भयानक आवाज सुनकर थेवा की हालत खराब हो जाती है। दूसरी ओर रामू भी राक्षस को ढूंढ रहा था। तभी पूरा घर गोल गोल घूमने लगता है और रामू वहीं पर फंस जाता है। दूसरी ओर थेवा जहाँ पर फंसा था उस कमरे की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है और वो जगह छोटी होने लगती है। देखते ही देखते थेवा कब्र जितनी जगह में फंसकर रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ रामू भी दीवारों पर पलटियां खा रहा था। फिर वो अखंड ज्योति वाले कमरे में जाकर गिरता है, लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू लग जाता है। दूसरी तरफ थेवा बुरी तरह से रो रहा था और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मसाल भी बुझ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दीवार तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। तभी रामू को अपने पीछे से रोने की आवाज आती है। वो देखता है राक्षस वहां बैठा रो रहा था। फिर वो उसका पिता बनकर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है। इतने में वहां थेवा आ जाता है। रामू कहता है अपने पूर्वजों की तरह मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। फिर रामू थेवा को कहता है जल्दी से पेटी लेकर आओ और खोलो। राक्षस कहता है मुझे पेटी में बंद करने के बाद वो तुम्हें भी मार देगा या फिर मुझसे ही तुमको मरवा देगा। रामू कहता है पेटी खोलो, इसकी बात मत सुनो। लेकिन इतने में वो राक्षस रामू के ऊपर हमला कर देता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। फिर थेवा अपना दिमाग लगाता है और चाकू से राक्षस की गर्दन पर वार करता है। फिर वो राक्षस कराहने लगता है। तभी रामू उसकी उंगली से काली शक्तियों वाली अंगूठी निकाल लेता है। मरते मरते वो राक्षस कहता है तुम पर वज्रपात होगा। फिर रामू उस राक्षस को जला देता है। मरते वक्त उसमें से अजीब आवाजें आती हैं। फिर उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में से असली का राक्षस निकलता है। फिर वो उस कमरे में छिप जाता है। फिर उस कक्ष के अंदर जाकर रामू उसे कहता है बाहर आ जाओ, अब से मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। फिर रामू जैसे ही वो अंगूठी निकालता है वो राक्षस उसके आगे सिर झुका देता है। जब रामू अंगूठी पहनने लगता है तो थेवा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप ये अंगूठी मत पहनना, जो भी इसे ग्रहण करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। रामू कहता है इस पर मेरा अधिकार है, अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। फिर उस अंगूठी को लेकर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। उस समय वो राक्षस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। फिर लड़ते लड़ते वो अंगूठी नीचे गिर जाती है, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं होती। फिर देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ आग फैल जाती है। इतने में थेवा वो अंगूठी उठा लेता है। फिर उस कक्ष की दीवारें गिरने लगती हैं और हवेली का पूरा हिस्सा गिर जाता है। अगले दिन सुबह थेवा उस हवेली से निकलकर बाहर आ जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। अब की बार उसे बाहर आने से किसी भी शक्ति ने नहीं रोका था, लेकिन अचानक से रामू आकर उसे रोक लेता है। रामू जब उसे मारने लगता है तो वो कहता है तुम्हारे दाएं कान की बाली कहाँ है। फिर वो समझ जाता है कि थेवा मर चुका है और उसके रूप में राक्षस खड़ा है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। जब वो नदी पार करने लगता है तो अपने सामने फिरंगियों को देखकर उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन फिरंगी उसे ठोक देते हैं। फिर वो फिरंगी नदी पार कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब इन गधों को ये नहीं पता था कि उनकी मौत उन्हें कहाँ ले जा रही है। फिर थेवा अपनी अंगूठी पहन लेता है और उसे पानी में कोडम पोट्टी की छवि दिखाई देती है और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैन एक्सप्लेन।